बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अशाम गोरी और आज मैं आपको केमिस्ट्री के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ओनली 2 प्रॉब्लम्स। देखिए यहाँ पर इसके अंदर आपको बस 2 ही प्रॉब्लम मिलेगी इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको आज इसके वीडियो के अंदर आपको 2 प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, उन दोनों प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बेहद आसान है, एकदम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा और ये न्यूमेरिकल्स तो मुझे लगता है कि कोई मुश्किल हो गई नहीं इंशाल्लाह आपके लिए। तो ये आपके सामने आ गई प्रॉब्लम नंबर 1। जल्दी से करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, छोटी सी वीडियो है। इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन का एक एटम है और उसका जो थर्ड ऑर्बिट है वहां से उसका रेडियस बता दो, मतलब रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट बता दो। आपने एक डेरिवेशन की होगी इस चैप्टर के अंदर, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम करी होगी, बिल्कुल है ना। तो बस आपको यहाँ पे वो बोला है कि n ऑर्बिट तक का नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 3 ऑर्बिट तक का रेडियस निकाल के दे दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूं तो इसको बहुत आसान है। ये हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया न्यूक्लियस, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्बिट और ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्बिट। वो कहना चाह रहा है ये है न्यूक्लियस, यहां से लेके थर्ड ऑर्बिट तक का जो फासला है वो रेडियस ही होगा। तो बस ये हमारे को R3 कैलकुलेट करके दे दो, बस डेटा बना है बिल्कुल। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज उसने दिया हमें बोहर कांस्टेंट। बोहर कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, ए नॉट। तो ए नॉट उसने दे दिया 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर के। यूनिट है किसका, लेंथ का, याद रखिएगा भूल नहीं जाए, एक्सपोनेंट -10 होता है। और उसके बाद हमसे क्या बोला कि हमारे को n की वैल्यू दे रहा है। n की वैल्यू कितनी है, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। बस होता तो n की वैल्यू 1। उसके बाद उसने हमसे मांगा क्या, उसने हमसे मांगा R3, मतलब रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहां जाके ये मजेदार सा डेटा कंप्लीट होता है। अब सॉल्यूशन की बारी। सॉल्यूशन तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल डेरिवेशन की होगी ना, एक रिजल्ट आया होगा। तो यहां पे हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए नॉट इंटू n का स्क्वायर। याद होना चाहिए आपको बिल्कुल। ए नॉट हमारे पास कितना है, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम और n कितना है हमारे पास 3, तो ये बन जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम और n कितना है हमारे पास 3 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आप सबके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे अपना कैलकुलेटर उठाएं फटाफट और लिखें 0.529 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.761। तो रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना निकल के आ गया, 4.761 एंगस्ट्रॉम। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को, प्यारे से प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लिया। आई होप इस प्रॉब्लम ने आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया होगा, सबसे आसान प्रॉब्लम थी। आए अब प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। चले भाई, ये आ गई प्रॉब्लम नंबर 2। इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है अ प्रोटॉन ऑफ वेव नंबर 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले डेटा को देखें। देखो स्टूडेंट, उसने सवाल में एंड में अगर आप देखें, इसी सवाल के अंदर उसने आपको एंड में दी होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू। तो मैंने पहले ही लिख दी, क्या होती है 1.09678 एक्सपोनेंट -7 मीटर, सॉरी एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसे याद कर ले, ये आपको दी जाएगी न्यूमेरिकल में, तो इससे टेंशन नहीं लीजिएगा, ये आपको न्यूमेरिकल में दी ही जाती है, लेकिन याद होनी चाहिए, अच्छा रहता है। चले भाई, उसने सबसे पहली चीज हमने पढ़ा तो हमें नजर आया वेव नंबर। वेवलेंथ आपको पता होगा, वेवलेंथ और वेव नंबर को हमने v बार से शो किया हुआ है। तो वेवलेंथ और वेव नंबर इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। वेव नंबर बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा के। समझ में आ रही बात, तो याद रखिएगा। तो वेव नंबर को हम v बार लिखते हैं। तो यहां पर v बार हमें कितना दिया हुआ है, दैट इज 23 एक्सपोनेंट 5 मीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट है। यहां जाके इंशाल्लाह एक बात क्लियर होगा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। चले भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, वेव नंबर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
वो बोल रहा है एक प्रोटॉन है जिसने हमारे पास वेव नंबर इतना है और इमिटेड कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन जो अंडरगो कर रहा है एक ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 2। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसकी डायग्राम को तरह गौर फरमाएं। मैं इसकी डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, जगह मिल जाए ना मुझे, चलो मैं यही बना देता हूं, जरा चेक करें। अब जरा चेक करें इसकी डायग्राम। यहां पर हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा, ये आ गया हमारे पास एक न्यूक्लियस, सही है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या गया सेकंड ऑर्बिट। चले भाई जैसी वैसी बन रही है देख लें। अब वो कह रहा है क्योंकि आपको पता है कोई भी एक एटम हाइड्रोजन का एटम है उसमें इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं। अब वो बोला कोई भी हायर ऑर्बिट से जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहा है कहां पर, वो आ रहा है सेकंड ऑर्बिट पे, ये वाले ऑर्बिट पे आ रहा है। अब आपको पता है कभी भी इलेक्ट्रॉन जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आता है तो वो एक रेडिएशन को इमिट करता है ना। तो वहां पर वो बोल रहा है उसने ट्रांजिशन के लिए, तो यहां पे जरा चेक कर ले। अब हमें ये जो n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ये कहां पर, सुन ले ध्यान से, इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां था हमें नहीं पता, वो कौन से ऑर्बिट से आया, 5वें से आया, 10वें से आया, 12वें से आया, हमें नहीं पता कहां से आया। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां से आया हमें नहीं पता, लेकिन आया कहां पर, आया n इज इक्वल टू 2 पे, मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, हम इसको कहेंगे NF। आया कहां पर, दूसरे ऑर्बिट पे आया, तो ये फाइनल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन, आया कहां पर, 2 सेकंड ऑर्बिट पे। चले भाई हमें क्या मालूम करना है, डिटरमिन द ऑर्बिट फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन फॉल। ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट है। क्या कह रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करो कि इलेक्ट्रॉन आया कहां से था, इनिशियल ऑर्बिट को बताओ, मतलब Ni को बताओ ये आया कहां से था, इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, 5वें से आया था, 10वें से आया था, कहां से आया था। उसके बाद आगे बोल रहा है एंड ऑल्सो एक और चीज भी फाइंड करने का बोल रहा है वो, स्पेक्ट्रल लाइन अपीयर्स इन दिस ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें बी वाला पार्ट जो है हमें स्पेक्ट्रल लाइन भी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, स्पेक्ट्रल लाइन। ये होती क्या है तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा बस। चले भाई यहां जाके ये डेटा कंप्लीट होता है, इंशाल्लाह ये डेटा आपको समझ में आ गया, कोई मुश्किल डेटा नहीं है। अब सॉल्यूशन की बारी, चले आए जरा सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है अब हम किसको यूज करेंगे, खुद सोच ले पहले। आपको रिडबर्ग कांस्टेंट दिया जा रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट कहां देखा था आपने, वेव नंबर के फॉर्मूले के अंदर, जब आपने वेवलेंथ की डेरिवेशन की होगी बोर के अंदर, उसमें आपने एक और स्टेप बढ़ा के आपने उसे वेव नंबर के लिए भी बनाया था। तो यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग वेव नंबर, बोहर्स वेव नंबर इक्वेशन, वेव नंबर फॉर्मूला। क्या है भाई बताएं जल्दी से, तो मैं यहां करवा देता हूं आगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है V बार बराबर होता है किसके, 1RH, क्या होता है RH इंटू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय n। अब आजाद गौर फरमा लीजिएगा, जल्दी से देखिएगा इन दोनों में फर्क क्या है वो देख लें। ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन कहां से आया, कहां से आया, तो यहां पर ये इनिशियल है और कहां पर आया ये फाइनल। क्लियर है, ये बता रहा है यहां कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला था, इनिशियल ऑर्बिट, कहां पर आया NF ऑर्बिट, और इन दोनों पे क्या आता है स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर भी स्क्वायर और इस पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेव नंबर। इसी को आप वेवलेंथ के लिए भी लिख सकते हैं, वी बार मैंने आपको बताया ये 1 डिवाइड बाय लैम्डा के बराबर होता है। चले भाई एकदम बेहतरीन हो गई बात। अब वी बार वेव नंबर हमारे पास कितना है, दैट इज 23 एक्सपोनेंट 5। चले भाई बेहतरीन हो गया। रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है, 1.09678 एक्सपोनेंट 7। चले भाई ये बात भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। उसके बाद 1 डिवाइड बाय NF, इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पर आया था 2 पर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय NI का स्क्वायर। यहां तक की बात क्लियर हो गई बेहतरीन तरीके से। मुझे चेक करना था कि आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं,
थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, तो रुक जाए मैं सही कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो रेडबर्ग की कांस्टेंट की वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगी डिवाइड, तो यहाँ पर 23 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1.09678 एक्सपोनेंट 7। यहां तक की बात क्लियर? चले भाई बेहतरीन। इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर। ये प्लस का 1 डिवाइड बाय 4 है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 23 एक्सपोनेंट 5 1.09678 एक्सपोनेंट 7 प्लस का 1 डिवाइड बाय 4 है, यहाँ के क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का, यह आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइड बाय एन आई का स्क्वायर। आप सबके पास कैलकुलेटर तो मौजूद होगा, इन दोनों सारी वैल्यूज को, इस तरफ की सारी वैल्यूज को कैलकुलेटर में पुट करें तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। वो क्या होगी मैंने लिख भी दी ऊपर, दैट इज माइनस का 0.040295 इज इक्वल टू, सॉल्व करिएगा इसको कैलकुलेटर में डाल के, उसके बाद इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, हमें क्या कैलकुलेट करना है एन आई, तो यहाँ ये डिवाइड में वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एन आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 0.040295। चलिए भाई ये भी हो गया। इसको आप 1 तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं, आपको वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मिलेगी 25 के करीब। अब वो कितनी है मैं जरा आपको बता देता हूं, मिलेगी तो अप्रोक्सीमेटली 25, तो जरा चेक करें 1 डिवाइडेड बाय 0.040295, तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 24.84। कितनी आ रही है 24.84। क्लियर? स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, तो इस तरीके से आपके पास एन आई की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी दैट इज 5। एक स्टेप कर देता हूं, रूट लगाएंगे 24.84, तो वैल्यू लगभग आपके पास कितनी आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 5। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एन आई की वैल्यू निकल के आ गई। एन आई का मतलब मैंने आपको बताया, क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ने कहां से कहां ट्रांजिशन की, कौन से ऑर्बिट से आया, तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया था 5वें ऑर्बिट से, और कहां पर आया था दूसरे ऑर्बिट पे। अब ये तो हमने किसके लिए काम किया, ये तो हमने पहले पार्ट के लिए काम किया, ए पार्ट के लिए काम किया। उसने एक और सवाल भी तो पूछा हमसे, वो क्या था आए जरा देखते हैं। तो बी वाला मुझे देखना था कि इसको नीचे आपको नजर आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा मसला हो गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसे भी कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, समझ लेते हैं। इसका बी वाला पार्ट था स्पेक्ट्रल लाइन बताओ। अब आप बोलेंगे सर ये स्पेक्ट्रल लाइन का क्या चक्कर है, ये क्या है, तो जरा सुन लीजिएगा, बहुत आसान सी बात है, जरा चेक कर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्बिट, ये हमारे पास आ गया थर्ड ऑर्बिट, ये हमारे पास आ गया फोर्थ ऑर्बिट, और ये हमारे पास आ गया फिफ्थ ऑर्बिट। चले भाई यहां तक की बात क्लियर। चले भाई आपको तो पता है इनफाइनाइट ऑर्बिट होंगे, सिर्फ 5 बनाए। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले तो आपको सीरीज का पता होना चाहिए, लाइमन सीरीज, बायरमल सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फन सीरीज, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से एनी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, तो फिर वो जो सीरीज होती है उसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज। सही है? अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई भी हायर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आता है, तो फिर वो सीरीज को कहा जाता है बाल्मर सीरीज। थर्ड ऑर्बिट पे आएगा पाशन, फोर्थ पे आएगा तो बाल्मर, और फिफ्थ पे आएगा तो फंड। अब ये समझाने का मकसद क्या था, पहली चीज इलेक्ट्रॉन आया कहां पर, आप बोलेंगे सर दूसरे ऑर्बिट पर, कहीं से भी आया कहां पर दूसरे ऑर्बिट पे, तो सीरीज क्या है सीरीज बाल्मर है, ये बात पता चल गई। तो यहां पर सेकंड पार्ट का मैं आंसर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन जंप, अभी मेरा आंसर नहीं आया, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n is equal to 5 to n is equal to 2, so the series is बाल्मर। कौन सी सीरीज है भाई,
तो सीरीज क्या हो गई, बाल्मर हो गई। चले भाई, तो अब यहां पर स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी बनेगी, आए जरा चेक करते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन, सुनते जाइएगा, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आएगा तो सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करेगा। बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आएगा तो फिर वो बनाएगा थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। क्लियर हुई बात। तो इसका मतलब अभी हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से आया, पांचवे से दूसरे पे आया, तो इसने कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन बनाई होगी, थर्ड। आपको पता है, आपको जब आप इसकी डायग्राम देखते हैं तो आपको एक लाइनें मिलती है, क्या मिलती है, वो जो लाइनें करीब करीब होती है ना, तो पहली स्पेक्ट्रल लाइन किसकी वजह से होती है, उसके अगले ऑर्बिट्स के आने की वजह से बनती है। दूसरी किस वजह से होती है वो आपको बताया जा रहा है, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, तो स्पेक्ट्रल लाइन विल बी, तो द स्पेक्ट्रल लाइन विल बी कौन सी होगी, 5। स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी होगी, विल बी 3। कौन सी होगी, 5 नहीं होगी, 3 होगी। थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन को फॉर्म किया होगा। यहां जाके स्टूडेंट आज की ये वीडियो में एंड करता हूं। आई होप कि ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुके होंगे, कोई मसला नहीं होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये न्यूमेरिकल तो बेहद आसान था, इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थोड़ा सा लंबा है और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो लाजमी है इसकी प्रैक्टिस करें। बेहद आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी आपको परेशान नहीं करेगा। तो यहाँ जाके स्टूडेंट आज की ये वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।